हमें कहा जाता है कि वी आर अ फेल्ड स्टेट इन मैनी वेज, बट फॉर द एलीट इट्स नॉट अ फेल्ड स्टेट। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में गुर्बत की शरह गिरी है और वो भुट्टो के दौर में गिरी है। अक्लमंद और अपने आप से इंसाफ करने वाला, अपने आप से सच बोलने वाला शख्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर सकता। भुट्टोज नेशनलाइजेशन सेव द इकोनॉमी फ्रॉम कोलैप्सिंग, इसलिए कि वो करप्शन का कल्चर ही नहीं था। करप्शन का कल्चर ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया। ये बात यह है कि हम रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते शॉर्ट रन में, तो हम डिवाइड करें इनटू कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट। तो जो वो डिफेंस का एक्सपेंडिचर जिसका बराह रास्त जंग से ताल्लुक नहीं है, वो तो समझता हूँ 90% कम किया जा सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और इकोनॉमी के जो हाल हैं उससे हम सब बेहाल हैं। सो इट्स क्वाइट एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज बिकॉज डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के प्री एमिनेंट इकोनॉमिस्ट में इनका शुमार होता है। इनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, कई पेशतर रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा अच्छा इकोनॉमी का इदारा हो जिसमें डॉक्टर कैसर बंगाली नहीं है। सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, एडवाइजर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी कहा जा सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बानी है बिकॉज ही वाज द फर्स्ट हेड। सिंध को नेशनल एनएससी अवार्ड में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मैं अगर बताता रहा आपको कि डॉक्टर कैसर बंगाली क्या क्या कर चुके हैं तो 2 घंटे इसी में लग जाएंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। नो सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज वक्त दिया। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आपकी रीसेंट ट्वीट थी कि आईएमएफ इज द ओनली ऑप्शन, तो वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थी कि हिस्ट्री में जो जो हमने चीज़ें की हैं और आकर हम जहाँ खड़े हुए हैं उसकी वजह से हमारे पास और ऑप्शंस हिस्टोरिकली थे। क्योंकि अभी तो हमें ये बेचा जा रहा है कि मुल्क के पास ऑप्शन ये था कि आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हो या दिवालिया हो। सो आप जब कह रहे हैं कि आईएमएफ इज नॉट आवर ओनली ऑप्शन, इज दैट इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इवन राइट नाउ हमारे पास और ऑप्शंस थे? एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो है, लेकिन जब अपने आप को कॉर्नर पे ट्रैप कर लेते हैं तो उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि आप उस पोजीशन में पहुंचे क्यों। जाहिर है कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी। ये प्लानिंग हमें एज इंडिविजुअल्स भी करनी होती है, जो बिजनेस होते हैं, कंपनीज हैं, वो भी करती है, स्टेट को भी करना होता है। और हर वक्त एक प्लान बी होता है सबके पास। अ, मतलब मैं जब मैट्रिक करने के बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, तो 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया कि जी हमारे चॉइस डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा एडमिशन, तो एक और ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि फिर घर बैठे हैं। इवन इवन एट दैट लेवल एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, ऑप्शंस थे कि ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। हमारी रियासत इस ऑप्शंस में नहीं होती है, हर वक्त ट्रैप हो जाती है किसी कॉर्नर में, और उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता। और वो जो फिर ऑप्शन नहीं होने की वजह से जो चॉइस करना पड़ता है, वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सो सर, जब हम इकोनॉमिस्ट की बातें सुनते हैं वो हमेशा कहते हैं जी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। बट आप भी एडवाइस कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो क्या ये कहना बजा होगा कि प्लान है इज जस्ट एन इवल सिनिस्टर प्लान? क्योंकि प्लान ये है कि आईएमएफ का पैसा है, अमेरिका का पैसा है, वो एलीट की जेबों में जाए और एक मॉरली बैंकरप्ट एलीट है हमारी जो अपनी जेबें भरती रहती है और उनको एग्जैक्टली पता है इकोनॉमी को रिफॉर्म कैसे करना है। बट देयर इज नॉट अ विल टू डू दैट बिकॉज दे आर लिविंग अ लग्जोरियस लाइफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें कहा जाता है कि वी आर अ फेल्ड स्टेट इन मैनी वेज, बट फॉर द एलीट इट्स नॉट अ फेल्ड स्टेट। उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। जिन इलाकों में वो रहते हैं वो महलनुमा घर है, 2 गाड़ी कम से कम है, जनरेटर्स लगे हुए हैं, बिजली जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी बिजली ऑन हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता कि बिजली कब गई और कब आ गई। उनके बच्चे जिस स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस चौकीदार की तनख्वाह की 3 गुना है। हेल्थ के 7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाहर चले जाते हैं। बच्चे भी उनके बाहर चले जाते हैं। मैट्रिक सिस्टम को तवज्जो नहीं देते, वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स करते हैं।
उन्होंने तो अपनी एक दुनिया बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत कंफर्टेबल लाइफ है उनकी, लेकिन अवाम जो है वो क्वार्टर्स में रहते हैं, बस पे लटक के छत पे ट्रैवल करते हैं, कच्ची हवा पीले स्कूल में भेजते हैं जहाँ कोई खास तालीम नहीं होती, या मदरसों में भेजते हैं या बिल्कुल नहीं भेजते। ये एलीट तो बहुत कंफर्टेबल है, और उन्होंने पिछले, ख़ास तौर पे मैं 40 साल का जिक्र करूँगा कि कोई नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहा है। सर जिस तरह अंग्रेजी में मुहावरा है कि हाउ द सॉसेज इज मेड, आप तो देख चुके हैं अंदर से, आप एडवाइस कर चुके हैं, तो क्या ऑब्वियसली आपने जो एडवाइस दी होगी वो तो ठीक ही होगी। क्या है रोड ब्लॉक? हमें तो यही बताया जाता है कि जी पॉलिटिशियंस शायद थोड़े अनपढ़ हैं, या इदारे जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि कोई रिफॉर्म आने नहीं देते। फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम ऑल द प्लेसेस दैट यू बिन, क्या चीज है जो रोक रही है इस चीज को? इज इट जस्ट आर अशराफिया अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज इवन अ लिटिल in giving the masses the slice of the pie? Is it our institutions? Is it our politicians who are corrupt? What is it that is stopping this? मैं फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड्स में एडवाइजरी पोजीशन में रहा हूँ गवर्नमेंट्स में, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट एंड बलूचिस्तान गवर्नमेंट। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, काम होता है, टारगेट होता है। फेडरल गवर्नमेंट में मेरा टारगेट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करना था, वो मैंने किया। सिंध गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी थी एनएफसी में, हमने सक्सेसफुल एनएफसी ले लिया। देन आई वाज एडवाइज़र फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कई प्लान्स बनाए जो उस वक्त मेरे ब्रीफ टेन्योर में तो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन 2-3 अहम चीज़ें अब इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन ये पीस मील चीज़ें हैं। Even if you have half the ministers in any government, whether it's a military government or a civilian government, और हर गवर्नमेंट में अच्छे लोग ज़रूर रहे हैं, कमिटेड लोग रहे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और किया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल स्टेट पॉलिसी को देखना है। फॉर द फर्स्ट 30 years ऑफ पाकिस्तान, 47 to 77, रियासत का जो ऑब्जेक्टिव था वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। इस 30 साल में कई हुकूमतें आई, फौजी हुकूमत भी आई अयूब खान की, सिविलियन हुकूमत भी थी जो 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और अयूब खान की गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड थी, भुट्टो की गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड थी। लेकिन इस सब तमाम डिफरेंसेस के बावजूद एक ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करना है, और इस पीरियड में बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इकोनॉमिक एसेट्स, माशी असासे बनाना। इस दौरान तरबेला डैम, मंगला डैम, स्टील मिल, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, पोर्ट कासिम, इंडस हाईवे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बने जिसने मुल्क की इकोनॉमिक जोग्राफी बदल दी। जहाँ घास नहीं उगती थी वहाँ अब 2 फसलें होती है, जहाँ रेत उड़ती थी वहाँ बस्तियां हैं, शहर है। लेकिन 77 में एक वाटरशेड ईयर था, जब रियासत का मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़त्म हो गया और रियासत एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया जिसका काम मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर एडवेंचर्स करने थे। ये बेसिकली हुआ है। तो चंद अच्छे लोग, अच्छे सियासतदान, और मैं ये भी बताता चलूँ ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। मेरा 3 हुकूमतों में काम करने का मौका मिला है, और कमिटेड है, कॉम्पिटेंट है। लेकिन अगर पॉलिटिकल ड्राइव ना हो रियासत की, कोई मिनिस्टर भी अच्छा हो सकता है लेकिन अकेला मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। ये जो क्राइसिस है वो स्टेट की क्राइसिस है, रियासत का क्राइसिस है। 77 में जो आई वुड लव फॉर यू टू एक्सपैंड, बट अगर मैं सिर्फ एक थोड़ा सा प्रोवाइजो दे दूं कि बाएं बाजू की जो तहरीक है पाकिस्तान में, उसका तो नैरेटिव ये है कि अयूब खान जो हमें पढ़ाया जाता है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों के तो दिमाग में डाला जाता है कि सबसे अच्छा साल था, बट वो 22 फैमिलीज के लिए अच्छा साल था और मासेस के लिए डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ये बजाय कहना? जी, यस एंड नो। मैं जब अयूब खान को क्रेडिट देता हूँ वो ये है कि इस दौरान बहुत
तेज़ी से और बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर बना। मतलब मैंने पूरे ईयर आफ्टर ईयर का पावर जनरेशन कैपेसिटी जो इंस्टॉल हुई है उसको मैंने प्लॉट किया है बार चार्ट्स में। तो जो पीरियड है अयूब खान का और बाद में भुट्टो का भी, वो वहाँ आपको स्काई स्क्रेपर्स नज़र आते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ता था। और 77 के बाद तो बिल्कुल वो छोटे छोटे स्पेक्स भी नहीं है बिल्कुल। सो लेकिन अयूब खान और भुट्टो में फ़र्क ये था कि अयूब खान ने नाहमवारी पैदा की बहुत, न सिर्फ अमीर और गरीब तबके में, बल्कि इलाकाई भी, जिसकी कीमत हमने बांग्लादेश की सूरत में दिया। भुट्टो का जो पीरियड था उसमें असासे भी बने बहुत तेज़ी से और एट द सेम टाइम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में गुर्बत की शरह गिरी है और वो भुट्टो के दौर में गिरी है। और फ्रंट्स पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट थी, मतलब ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स में वो बहुत तेज़ी से मर्दों के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ी। तो ये कुछ चीज़ें, ये डिफरेंस है अयूब खान और भुट्टो में। लेकिन मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कह रहा था कि दोनों एक लिहाज से अच्छे पीरियड्स हैं। आपको सिर्फ समझ में तो आ गया होगा कि मैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के काफ़ी खिलाफ हूँ। अगर मैं एक और रिबटल पेश कर सकूँ, अगर आपकी हाइपोथेसिस है कि 77 में हमारे जो मिलिट्री एडवेंचर्स थे एंड उसमें जो अजम्पशन है उसी आर्ग्यूमेंट में कि सरपरस्ती यूएस की थी, ज़ियाउल हक ने बहुत प्ले किया, जो सोवियत इन्वेजन थी उसमें यूएस सपोर्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हुई। बट डिडंट अयूब खान ले द ग्राउंड वर्क फॉर दैट? इट्स द यूएस मनी दैट वाज कमिंग इन थ्रू विच अयूब खान वाज एबल टू डू दिस डेवलपमेंट। तो जो हमें नंबर्स थोड़े बेहतर भी नजर आते हैं इन मुशर्रफ और ज़ियाउल हक और अयूब खान टाइम, वो नंबर्स इसलिए बेहतर हैं क्योंकि उस टाइम यूएस डॉलर्स आ रहे थे और हम उनकी जंगें लड़ रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो हमने कीमत उन जंगों की अदा की है वो उन डॉलर से बहुत ज्यादा थी। मैं भी, मतलब कोई अक्लमंद और अपने आप से इंसाफ करने वाला, अपने आप से सच बोलने वाला शख्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर सकता। जो सपोर्ट करते हैं उनके मफादात की नज़रें होती है कि हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर जो ईमानदारी से मुल्क के मफाद के हवाले से सोच रहा हो, वो तो हो ही नहीं सकता कि फ़ौजी आमरीत को सपोर्ट करे। मैं जब थी मुशर्रफ की गवर्नमेंट, तो अपने दायरे आसपास रिश्तेदार दोस्त बहुत थे मुशर्रफ के सपोर्टर्स। तो मैं उनको यही कहता था कि इतने ही तुम्हें अच्छे लगते हैं तो अपना घर अपने चौकीदार के हवाले कर दो, वो शायद बेहतर चलाएगा। इन प्रिंसिपल तो बात ही वही थी। सो आई सर्टनली डोंट सपोर्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स। जो ज़ियाउल हक के डिसीशंस थे वो आप डायरेक्टली अयूब खान के डिसीशन से लिंक नहीं कर सकते। वो तो पाकिस्तानी रियासत का 1947, 48, 50 में ही डिसीशन था कि हमने यूएस के साथ अलाइन करना है। और ये वही था कि जो मैंने पहले कहा कि स्लेव मेंटालिटी पाकिस्तान की रही है कि हमेशा एक सरपरस्त चाहिए। सर वो पहले हमने अमेरिका को सरपरस्त बनाया, जब अमेरिका ने हमें तवज्जो देनी ख़त्म की, इंडिया की तरफ रुझान उनका हुआ, तो हमने चीन को सरपरस्त बना दिया। ये उसका नतीजा था कि हमने अमेरिका से बहुत इमदाद ली, उनके पर्पस सर्व किए, जो कोल्ड वॉर में उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनका साथ दिया हमने। लेकिन जो 1979 में हुआ वो उसका जवाज़ नहीं था। मतलब अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत होती या कोई भी सिविलियन हुकूमत होती, तो वो उस अंदाज में अमेरिका को ओपन डोर पॉलिसी ना देती कि आप जो मर्ज़ी कर लें। मसलन अगर पार्लियामेंट होता, तो पार्लियामेंट में कोई भी हुकूमत होती, लाजमी था कि ये पार्लियामेंट में ले आते। पार्लियामेंट में कुछ आवाज़ें उठती इसकी मुखालफत में, तो अगर अमेरिकनों को सब कुछ फैसिलिटी देनी भी थी तो वो लिमिटेड होती। आप टर्की का लगाएं अंदाज, जब सीरिया में वॉर शुरू हुई और अमेरिकन ने टर्की से मांगा एक्सेस ओवर फ्लाइट्स के, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रखा और पार्लियामेंट ने डिक्लाइन कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा सर हम मजबूर हैं, हमारी पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया।
जब वन मैन हुकूमत होती है, डिक्टेटरशिप्स होती है, तो वो ये नहीं कह सकती कि जी मेरी मजबूरी है, पार्लियामेंट नहीं मान रही है, क्योंकि डिसीजन तो एक ही शख्स ने लेना है। वो मुशर्रफ ने ले लिया एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, और ज़िया ने भी ले लिया। उनके ज़ाहिर है जो कैरेट था वो डॉलर्स थे जो आए, खूब मोटे मोटे लिफाफे आए डॉलर्स के। तो लेकिन अयूब खान ने जो भी अमेरिकनों के साथ अलायंस करके वर्ल्ड बैंक के थ्रू या और जो इमदाद ली, उससे मुल्क में असासे बनाए। यानी पूरा जो हमारा इंडस वाटर वर्क्स है मंगला और तरबेला का, वो वर्ल्ड बैंक के पैसों से बना। सो वो पूरी जो उस वक्त रियासत की नौयत थी, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, और फौजी हो सिविलियन हो, वो अगर कुछ कंसेशन हियर एंड देयर देते थे, तो वो कुछ मुल्क के लिए लेते भी थे, हासिल करते थे, और उसको उसको मुल्क के लिए लगाते थे। 77 के बाद ये बदल गया। ज़ियाउल हक के ज़माने में तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर एड आई, जो ऑफिशियल थी, और बाद में जो सारे वेस्टर्न एनजीओज ने आके यहाँ पर फ्लड किया पैसा, वो और भी था। वो कहीं आपको इकोनॉमी में नज़र नहीं आता। इट जस्ट क्रिएटेड पर्सनल वेल्थ फॉर द जनरल्स, और उनके साथ जो अलाइंड पॉलिटिशियंस थे और बिजनेसमैन थे और एनजीओक्रेट्स, एनजीओज ने बड़े पैसे बनाए उस दौरान। कभी कभी हम प्रिंसिपली बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ये फलसफी बातें हैं या एकेडमिक बातें हैं, बट ज़ियाउल हक का जो यूज़ ऑफ इस्लाम था, एक जो भी गवर्नमेंट हो, भले मिलिट्री डिक्टेटर हो, थोड़ा बहुत उसको आवाम को देना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वो आके सड़कों पे चीज़ें जलाना शुरू कर दे। जब वो एक इस्लाम का ढांचा उन्होंने हुकूमत को दे दिया तो उनकी लेजिटिमेसी आवाम से नहीं आ रही थी, इस्लाम से आ रही थी। तो उनको ज़रूरत भी नहीं थी पीपल्स डेवलपमेंट की, बिकॉज ही सॉ हिमसेल्फ एज गॉड्स ऑर्डेन्ड लीडर। जिस तरह हमें तारीख बताई जाती है वो तो इस तरह बताई जाती है कि अयूब खान ने तो पाकिस्तान को सही रास्ते रख दिया था और हम फिर तरक्की की तरफ जा रहे थे, एंड भुट्टो's nationalization destroyed that. As always, the truth is always probably in the middle of these two extremes, but as somebody जिनकी बहुत ही करीबी नजर है, what's your take on Bhutto's nationalization? Good in intention, bad in execution, or bad overall? नहीं जी, it was good in intention and good in execution also. Bhutto's nationalization saved the economy from collapsing. और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सोशलिस्ट ओरिएंटेशन है या मैं प्रो भुट्टो हूँ या प्रो पीपल्स पार्टी हूँ। मैं भी सुनता था कि नेशनलाइजेशन ने पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी डैमेज किया, लेकिन मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ। मैंने कहा डेटा देखते हैं। मेरे जहन में एक जो सवाल था शुरू से, वो ये था कि 71 दिसंबर में इकोनॉमी पाकिस्तान टूटा है एक जंग के जरिए। 72 73 का डेटा उठा के देख ले, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख ले, ऑल नंबर्स आर गोइंग अप। गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गया। मुझे जहन में ये बात हमेशा से रही है, इवन इन माय स्टूडेंट डेज, कि ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क जंग लड़ता है, जंग हार जाता है, एक मुल्क का हिस्सा अलग हो जाता है, टूट जाता है, और इकोनॉमी पे कोई उसके असरात नजर नहीं आते। दिस वाज अ क्वेश्चन ऑलवेज इन माय माइंड। बाद में जब बहुत लेट, मे बी 20 साल पहले, मैंने डेटा को एक्यूमुलेट करके देखा और कई पब्लिक एंटरप्राइजेस के बजट्स भी देखे मैंने, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर नेशनलाइजेशन न होता तो ये जो 22 खानदान थे अपने पैसे लेके भाग जाते। वैसे उनके भी पैसे नहीं थे जितने ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जितने पैसे थे 22 खानदान के, वो इन्होंने अपने ही बैंक से कर्जा लिया हुआ था। यानी मैं एक फैमिली हूँ, बिजनेस फैमिली हूँ, मेरी बैंक भी है, मेरी इंडस्ट्री भी है, अपने ही बैंक से कर्जा लेते थे। जाहिर है वो बैंक तो ये नहीं ख्याल करती थी कि ये इन्वेस्टमेंट फिजिबल है या नहीं है। मेरा मेरा ही राइट हैंड गिविंग मनी टू द लेफ्ट हैंड। और रियासत से भी लेती थी। उस ज़माने में 2 रियासती बैंक्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, पिकिक एंड NDFC। इनसे भी ये कर्जा लेते थे। तो इनका, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरे साथ। मेरे कॉलेज में 1969-70 में
एक वन ऑफ द 22 फैमिलीज का एक बेटा था, वो मेरे साथ पढ़ता था। तो जब नेशनलाइजेशन हुई 72 में, तो वो एक छोटी सी गाड़ी में आने लगा। पहले उनके पास इम्पाला गाड़ी होती थी, उस ज़माने में इम्पाला बड़ी स्टेटस वाली गाड़ी हुआ करती थी, लंबी लंबी गाड़ी थी, और वो एयर कंडीशन होती थी। तो मैंने पूछा तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? उसने कहा भुट्टो ने ले ली, और बहुत बुरा भला कहा उसने भुट्टो को। मुझे भी लगा कि ये तो ज्यादती है, कि ये तो आपने लोगों की गाड़ियाँ भी ले ली। बाद में पता चला कि वो गाड़ी तो कंपनी का नाम थी। वो जब नेशनलाइज हुई तो वो साथ वो गाड़ी भी चली गई। तो उनके घर, अच्छा वो कह रहे थे एसी भी निकाल के हमारे घर से ले गए, यानी घर के एसी भी कंपनी नाम पे थे। इतनी इतनी ज्यादा। और जाहिर है कंपनी नाम पे है, इसका मतलब सारे पैसे कर्जों के हैं। तो अगर ये नेशनलाइज न होता तो सारी जो 22 खानदान के कारखाने हैं ये बंद हो जाते, और ये सारे अपने जो भी पैसा जमा कर सकते थे, रियासत के ही पैसे हो, लेके बाहर चले जाते। और मेरे एक रिश्तेदार है जो 22 खानदान के मेंबर समझ लें क्लब के, तो वो तो ये भी कहते थे कि हम हमारे हमारे तो सारी चीज़ें इन्होंने ले ली, वरना हम बाहर जाके सेटल हो जाते। नेशनलाइजेशन सेव द इकोनॉमी, नेशनलाइजेशन डिड नॉट हर्ट द इकोनॉमी। एक फैक्ट्री बंद नहीं हुई नेशनलाइजेशन के बाद, बल्कि हर फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ी है। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन एनीबडी इज वेलकम टू पिक अप द डेटा एंड लुक एट इट। कब ये सारी इंडस्ट्रीज लॉस में जाने लगी? 1978 से। मसलन हरनाई वुलन मिल्स लगी है बलूचिस्तान में, हरनाई क्वेटा के पास है। वहाँ का मैंने पूरा उसकी बजट हिस्ट्री देखी है। 77 तक तो ये प्रॉफिट बना रही थी, 78 से लॉस में जाना शुरू किया। और ये अक्सर इंडस्ट्रीज की कहानी है। इसलिए लॉस में जाना शुरू किया कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी 77 में जो आई थी, उन्होंने स्टेट एंटरप्राइजेस को यूज करना शुरू किया एज पॉलिटिकल ब्राइब्स। और यहाँ भी एक मेरे पास एविडेंस है। एक पॉलिटिशियन जो भुट्टो की अपोजिशन में था, उसको ज़ियाउल हक ने आके कहा कि ये एक $100 मिलियन की लोन ले लो, हब चौकी में फैक्ट्री लगा लो। उसने कहा जी हमारी 7 पुश्तों ने कारोबार नहीं किया, मैं क्या करूँगा इसको लेके, मैं तो नहीं लगा सकता, और वापस कैसे करूँगा? तो ज़िया उसको कहता है वापस मांग रहा हूँ आपसे। तो जो बैंक डिफॉल्ट का कल्चर ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ज़ियाउल हक ट्राई कर रहा था भुट्टो को, वो पूरे ट्रायल में भुट्टो एंड हिज कॉलीग्स कहीं ये नहीं आया कि ये करप्ट है। कोई कोई इल्ज़ाम करप्शन का इनके ऊपर नहीं है, इसलिए कि वो करप्शन का कल्चर ही नहीं था। करप्शन का कल्चर ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया। जो MNA MPA फंड क्रिएट किया उसने, जो आजकल हम इसको नहीं निकल पाए, ये एक ब्राइब है पॉलिटिशियंस को। इसका ये सारे पैसे ज़ाया होते हैं, वो अपने बिखर जाते हैं रियासत के रिसोर्सेज। ये तो नेशनलाइजेशन को हमें दुआ देना चाहिए भुट्टो को। वी शुड प्रे फॉर हिम दैट उसने ये किया और इकोनॉमी को जंग हारने के बाद कोलैप्स होने से बचा लिया। आयरॉनिकली 10 साल जो जिनको आप कह रहे हैं करप्शन जिन्होंने इंट्रोड्यूस की, वो 10 साल थे हमारे ऊपर, और फिर जब डेमोक्रेसी आई तो वो 15 महीने में करप्शन चार्जेस पे हटा दी गई। इवन जितने जो भी बेनज़ीर के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कोशिश की, 2 स्विस फर्म्स थी मेरे ख्याल से, जिनको उन्होंने लाने की कोशिश की कि अच्छा एक ऑडिट करें करप्शन का और पता करें कि करप्शन होती कहाँ है, और उस बात पे ही उनको निकाल दिया गया। सो ट्रूथ यूजुअली इज अ लॉट स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी की तारीफें हो ही रही हैं, मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ द 18th अमेंडमेंट। आप भी ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मिलिट्री एक पुशबैक आता है उस पर, वो ये आता है कि अब तो हमारे पास कोई पैसे ही नहीं रहे, अब तो सारे पैसे प्रोविंसेस को चले जाते हैं, फेडरेशन हमारी वीक हो गई है, फेडरेशन के पास तो पैसे ही नहीं है। आप इसको आर्ग्यू करते हैं कि मसला ये नहीं है, जो जो provinces हैं, they're not the problem, the center is the problem. तो I'd love for you to talk about why do you think the center is the problem, even though हमारा जो actual state है उसका narrative उससे बरक्स है। ठीक है, चूंकि मैं NFC का मेंबर था जिसने ये अवार्ड दिया है, 7th NFC,
और जिस वक्त एनएफसी की मीटिंग्स हो रही थी, एंड दिस मीटिंग्स लास्टेड फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 2009, ये 5 महीने का पीरियड था। उस दौरान 16 मीटिंग्स हुई हैं एनएफसी की। 6 मीटिंग्स ऑफिशियल एज एनएफसी थी, बाकी 10 मीटिंग्स एनएफसी मेट एज अ कमेटी। फ़र्क उसमें यह है कि एनएफसी की ऑफिशियल मीटिंग में सिर्फ 9 लोग बैठे होते थे जो एनएफसी के मेंबर्स हैं, और फाइनेंस सेक्रेटरी होता था फेडरल, और बाकी जो 10 मीटिंग्स थी उसमें सूबों की जो टीम्स होती थी, बैकअप टीम्स होती थी, वो भी बैठती थी, क्योंकि निटी ग्रिटी डिस्कस होना था सारा। एट द सेम टाइम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज मीटिंग, चेयर्ड बाय रजा रब्बानी। वो 18th अमेंडमेंट को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कॉमन लिंक हमारा ये है था कि हाजी अदील, who was a senator from Khyber Pakhtunkhwa and was a member of the Constitution Committee and was also representing Khyber Pakhtunkhwa in NFC. तो हमें पता चलता था वहाँ क्या हो रहा है, और वो हम उनको बताते हैं कि एनएफसी में क्या हो रहा है। सो देयर वाज सम काइंड ऑफ लिंकेज। हमें ये था कि जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें 47 आइटम्स हैं, वो अबॉलिश हो जानी है कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो तमाम आइटम सूबों को आ जाने हैं। तो फाइनली जब 18th अमेंडमेंट आया तो उस 47 में से तकरीबन 40 आइटम सूबों को आ गए। अबाउट 7 और सो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने रिटेन कर लिया। अच्छा, जब सारे फंक्शन सूबों को आने थे तो सूबों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, और ये जब फंक्शन सूबों को आ जाएंगे तो ये तय था, हमारे जहन में सबके तय था कि ये मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में अबॉलिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मिनिस्ट्रीज के सिर्फ नाम चेंज कर दिए इन्होंने, और अपने अखराजात कम नहीं किए। तो जब आपकी जो कमिट रिक्वायरमेंट थी कि आप अपने अखराजात कम करें, क्योंकि आपने वो फंक्शन सूबों को दे दिए हैं, वो आपने किया नहीं। तो सूबे कैसे जिम्मेदार है बहरान के? आप कम कर दें, अभी भी कम कर दें। तकरीबन 17 फेडरल डिविजन्स हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। एक फेडरल डिवीजन है फॉर नेशनल हेरिटेज। नाउ कोई मुझे बताए कि इज दिस अ जोक दैट यू हैव अ फुल फ्लेजेड डिवीजन फॉर नेशनल हेरिटेज जिसका सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर्स हैं पूरे, उन सब के साथ क्लर्क्स हैं और ड्राइवर्स हैं, पूरा एक अमला आपने रखा हुआ है। तो सूबे तो जिम्मेदार नहीं है इसके। So what would you say to the argument कि पाकिस्तान doesn't have an expenses problem, we have a revenue problem? जो हमारे expenses हैं या जो हमारे बजट हैं वो जायज़ हैं। इवन मिलिट्री बजट को अगर हम बुरा भला कहते हैं, इट्स नॉट कि मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा है, इट्स जस्ट इट्स अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द बजट, बिकॉज हमारा रेवेन्यू बहुत कम है। तो हमें फोकस ज़्यादा होता है एक्सपेंसेस पे, और इस तरह के हमें ऑलमोस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन्स मिलते हैं कि जी पेट्रोल कम कर दिया है थोड़ा बहुत, वो ऑप्टिक्स के लिए तो अच्छा है, बट एक पॉलिटिशियन का 10-20% पेट्रोल कम होने से क्या मुल्क बच जाएगा? डू यू फील लाइक प्रॉब्लम हमारा रेवेन्यू है, इट्स नॉट एक्सपेंसेस? अगर हम रेवेन्यू बढ़ा दें तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये कम लगेंगे, बट हम रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहे। ज़ाहिर है, रेवेन्यू आप बढ़ाते हैं, आप एक फैमिली है, उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं खरीद पाते हैं, और जब इनकम या तनख्वाह बढ़ जाती है तो सब चीज़ आसान हो जाती है, आ जाता है। हमारा भी यही है, अगर रेवेन्यू बढ़ जाता है तो जाहिर है फिर कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फजूल खर्चियाँ है वो भी आप कहते चलने दो। ये बात यह है कि हम रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते शॉर्ट रन में, इसलिए कि पिछले 40 साल में हमने अपना जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, विच इज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, उसको अंडरमाइन किया है। उसकी कैपेसिटी नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ब्रोकन, पावर नहीं है। सबसे जो एक नुमाया इंफ्रास्ट्रक्चर डिके का जो अलामत है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में सड़कें बहुत ख़राब है, पानी नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्री। और आपने जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है वो स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट को प्रमोट किया है, जहाँ से आपको कोई टैक्स नहीं मिलता।
तो ये तो स्टेट की पॉलिसी थी कि इंडस्ट्री को अंडरमाइन करें और उसके जो कंपीटिंग सेक्टर्स है जहाँ पर बेसिकली सट्टेबाजी से पैसे बनते हैं, वो आपने एक कसिनो इकोनॉमी क्रिएट की और जो प्रोडक्टिव साइड ऑफ द इकोनॉमी है उसको अंडरमाइन किया, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रेवेन्यू भी दें आपको। तो रेवेन्यू तो हम शॉर्ट टर्म में जनरेट नहीं कर सकते अनलेस वी रिवर्स आवर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज करें। इट विल टेक 5 to 10 years फॉर इंडस्ट्री टू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज फॉर द स्टेट। रेवेन्यूज तो हम जनरेट नहीं कर सकते, हमारा ऑप्शन इस वक्त सिर्फ एक्सपेंडिचर है। और अगर आप अगेन बजट डेटा को देखें, बहुत कोशिश होती है रेवेन्यू बढ़ाने की, हर तरफ हाथ मारे जाते हैं। तो रेवेन्यू हैज बिकम मोर ऑफ अ भत्ता, इट्स एन एक्सटॉर्शन लेस ऑफ अ रेवेन्यू। तो लेकिन जब 10% रेवेन्यू बढ़ता है तो 11% नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो वो सारा एफर्ट जो है रेवेन्यू बढ़ाने का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो वी हैव टू कट डाउन आवर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने वो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स की बात की जो अबॉलिश करने की ज़रूरत है, लेकिन डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा गुंजाइश है एक्सपेंडिचर कम करने की। अगर डिफेंस को हम डिवाइड करें इनटू कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट, तो जो वो डिफेंस का एक्सपेंडिचर जिसका बराह रास्त जंग से ताल्लुक नहीं है, वो तो समझता हूँ 90% कम किया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वाजे है कि ये तो क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस एक्सपेंडिचर हियर। कॉम्बैट एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, कम से कम अगर पब्लिक में नहीं तो पार्लियामेंट में और सेनेट में तो ये डिस्कस किया जाए। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है किसी भी मुल्क का, इट्स अ फंक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉल्टी है तो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। इफ वी कैन करेक्ट आवर फॉरेन पॉलिसी, हमें उतनी डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफेंस एक्सपेंडिचर में मैं इसलिए नहीं बात करता कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी बंदूकें खरीदनी चाहिए, कौन सा एम्यूनेशन खरीदना चाहिए। लेकिन नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पर तो मैं बात कर सकता हूँ, और वो बहुत नज़र भी आता है हमें इस किस्म के जो एक्सपेंडिचर जिसका कोई जंग से ताल्लुक नहीं हो सकता। एतजाज अहसन ने मेरे ख्याल से सिर्फ उठाकर पॉइंट किया था उसकी तरफ, और वो भी पार्लियामेंट से एक्सपंज करना पड़ा। आयरॉनिकली पाकिस्तान नेवल ने एक हेडक्वार्टर मरगला हिल्स में बनाया है, जहाँ नेवी का कोई आई डोंट नो, रावल डैम से शायद कोई इंडियन सबमरीन हमें अटैक करने के लिए भेज रहे हैं, जिसके लिए उनको मरगला हिल्स में होना ज़रूरी है। सर, इसमें जो आप कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर ये किया, आपने इस बारे में लिखा है, आपसे हमने ये सीखा है। एक वजूहत ये भी है कि वो मुशर्रफ का जो इकोनॉमिक कबाल है जो अब तक चल रहा है, उस दौर में जो दोस्त यार थे, नॉट टू से कि जी प्रोटेक्शनिज्म इज जस्ट एन इविल थिंग, इंडिया ने करके भी उससे को फायदा उठाया है, अपनी आप इंपोर्ट प्रोटेक्शन इंडस्ट्री को देके इंडस्ट्री बना सकते हैं, बट इट वाज नॉट डन फॉर इकोनॉमिक रीजंस, इट वाज डन एज फेवर्स के दोस्तों के अगर बिजनेसेस चल रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए आप और इंडस्ट्री ना लगने दें, या रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना होने दें, या सब्स्टिट्यूशंस ना बनाएं। इज दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई आवर इंडस्ट्रीज हैव नॉट फॉर्म्ड? There is an interest of the state to destroy competition. Yeah, I don't want to comment on the nepotism part के दोस्त यारों को करने के लिए किया। ऑब्वियसली जब एक पॉलिसी बना दी गई तो उसमें फिर दोस्त यार आ ही जाते हैं, और वो सिर्फ मुशर्रफ के ज़माने में नहीं हुआ, वो जो नवाज शरीफ की दौर थे गवर्नमेंट में उसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ। 1992 में जो मैसिव प्राइवेटाइजेशन हुई, एक साल में तकरीबन 90 इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हुई, वहाँ बहुत ज़्यादा क्रोनीइज्म हमने देखी है। लेकिन इशू ये था कि एक फ़लसफ़ा था न्यू लिबरलिज्म का, वो नवाज शरीफ वालों ने अडॉप्ट किया और मुशर्रफ वालों ने उसको अग्रेसिवली परस्यू किया। स्टेट का कोई काम नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 90s में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, अर्ली 90s में, और 92 में जो प्राइवेटाइजेशन का एक जुमा बाज़ार लगाया गया, उस वक्त ये कहा जाता था कि जी ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सब्सिडी लेती है, हुकूमत का बजट ड्रेन होता है, अगर हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये पैसे बचेंगे जो सेहत और तालीम में लग सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने प्राइवेटाइज करना शुरू किया तो इन्होंने वो प्राइवेटाइज करने शुरू किए एंटिटीज़ जो प्रॉफिट मेकिंग थे। तो दिस इज़ आयरॉनिकल कि सारा जवाब इन्होंने इस पे बनाया कि जी ये नुकसान
में जा रहे हैं, इनको सब्सिडी देनी पड़ती है, लेकिन जब बेचना शुरू किया तो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज बेची। और उनके दोस्त थे, यार थे, पता नहीं कौन था, लेकिन जिन्होंने खरीदी उसमें से 80% इंडस्ट्रीज 6 महीने साल के अंदर बंद हो गई और वो वहाँ प्लॉट बना के हाउसिंग क्रिएट कर दी। एक बहुत नुमाया मिसाल जो है हैदराबाद में झील पार्क सीमेंट का है। इट वाज अ प्रॉफिटेबल एंटिटी इन द पब्लिक सेक्टर एंड दिस गिव्स द लाई टू द प्रोपेगेंडा कि पब्लिक सेक्टर में कोई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री नहीं, एंटिटी नहीं हो सकती। ये बेशुमार ऐसी फैक्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग उस वक्त भी थी। तो झील पार्क सीमेंट 6 महीने में बंद हो गई, आज वहाँ पर एक हाउसिंग कॉलोनी है। तो आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला शुरू किया, जॉब्स वर लॉस्ट और एक्सपोर्ट वॉज लॉस्ट। हम एक्सपोर्ट में इसलिए भी पीछे रह गए हैं, स्टैग्नेंट है, कि हम बनाते कुछ नहीं है, कारखाने तो सारे बंद पड़े हैं हमारे। जो मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज का एक फलसफा एक स्टेप आगे चला गया, वो ये कहता था कि जी इवन इफ इट इज प्रॉफिटेबल वी विल प्राइवेटाइज बिकॉज इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द स्टेट टू बी इन बिजनेस। ये सेंटेंस जरा गौर कर लें, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द स्टेट टू बी इन बिजनेस। लेकिन जो पीटीसीएल इन्होंने प्राइवेटाइज की वो तो एक स्टेट एंटरप्राइज को बेच दी जो गैर मुल्की है। तो वो कहाँ गया कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द स्टेट टू बी इन बिजनेस। डी फैक्टो उनका फिलॉसफी बन गया, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द पाकिस्तानी टू बी इन बिजनेस इन पाकिस्तान, but it can be the business of the foreign state to be in business in Pakistan. तो बेचा उन्होंने, जो प्राइस आई, जिसको आया कम आए, ये इन्होंने जब कर दिया। तो जब आप जाते हैं बेचने तो फिर बीच में दोस्त यार भी आ जाते हैं, लेकिन मसला दोस्ती यारी का नहीं था, वो एक फुटनोट है। मसला ये कि द फिलॉसफी दैट द स्टेट हैज टू डाइवेस्ट एवरीथिंग at whatever price, under whatever conditions, and whatever impact it has on industrialization, deindustrialization, employment, exports, कुछ नहीं देखा गया। कोई feasibility study नहीं थी, कोई discussion नहीं थी किसी लेवल पे कैबिनेट में या कहीं और कि हम प्राइवेटाइजेशन का फॉर्म क्या रखे। तो यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा बेनज़ीर भुट्टो को। 1988 में जब वो बनी, and she was handed an agreement with IMF which the outgoing interim government of Ghulam Ishaq Khan and Mahbub ul Haq had signed with IMF, which was immoral. 5 हफ्ते के बाद एक नई हुकूमत ने आना है, आपने IMF के साथ एक agreement साइन कर दिया। It was immoral for our state personnel. It was also immoral for IMF to do that. They should also have waited कि we will not sign an agreement now. लेकिन उनका मकसद था कि आने वाली हुकूमत के हाथ बांध दे। IMF का भी ये मकसद था। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन लिखा हुआ था, तो बेनज़ीर ने कहा अच्छा मैं करती हूँ, but she got an international firm to do a study on how best to privatize. और उस फर्म ने रिकमेंड किया कि आप इन तमाम एंटिटीज़ को पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कर दें और फिर पार्ट्स में उनके शेयर्स बेचे। व्हाट विल हैपन इज दैट एक साथ बेचेंगे तो उनकी प्राइस क्रैश कर जाएगी और हुकूमत को पैसे नहीं मिलेंगे। उसने कहा कि आप तो बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पीआईए के 10% शेयर्स बेचे स्टॉक मार्केट पे। तो इट वाज टेस्टिंग द वाटर्स हाउ टू डू इट। अगर ये करते तो स्टॉक मार्केट जो कैपिटल मार्केट है हमारा वो भी स्ट्रेंथन होता, और जो एक जुमा बाजार लग गया कि आप पैसे लें और एक एंटिटी बेची है उसी दौर में, इट वाज सोल्ड फॉर द प्राइस ऑफ इट्स फर्नीचर। एक एंटिटी इन्होंने बेची है, इन्होंने एक कंपनी को हायर किया इसकी वैल्यूएशन के लिए, और वो एक बिल्डिंग कराची की प्राइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में उसको लिस्ट में इंक्लूड करना भूल गए। तो जब वैल्यूएशन की तो जाहिर है उसकी कम वैल्यू बनी। जब हैंडओवर हुआ प्राइवेट सेक्टर को वापस, तो वो बिल्डिंग भी साथ वापस हो गई। ये तो गलती थी, क्या करें,
भूल गए उसको लिस्ट में डालना। तो ये सारी चीज़ें हुई है। That's what makes it questionable, the questionable prices, the questionable tactics कि ये दोस्त यार इन्वॉल्व थे या नहीं थे। काफी आईएमएफ के बारे में भी जब जिक्र आता है, इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि भाई आईएमएफ एक न्यूट्रल इदारा है, ये पाकिस्तान की गलतियां हैं। बाएं बाजू की जो तहरीकें हैं वो काफी वोकल हैं कि नहीं जी आईएमएफ इविल है। लाइक आई सेड, ट्रूथ इज प्रोबब्ली इन द मिडिल। आपके तो इंटरेक्शन भी रह चुके हैं, आपका क्या टेक है कि आईएमएफ है एक टूल ऑफ द यूएस टू कंट्रोल द ग्लोबल स्ट्रक्चर, टू कीप ग्लोबल साउथ वेयर इट इज एंड टू कीप द ग्लोबल स्टेटस को इन चेक, या आईएमएफ एक न्यूट्रल इदारा है, उसकी हम अगर रिकमेंडेशन मान लें तो पाकिस्तान की शायद बेहतरी हो जाए? देखिए, आप जू में जाते हैं, एक शेर के पिंजरे के सामने खड़े होते हैं, वो शेर रोडिंग अवे, लेकिन आप चूंकि फेंस के दूसरी तरफ है तो आप महफूज हैं। आप लेकिन अगर आप शेर के पिंजरे में जाके बैठ जाएंगे तो फिर शेर जो करेगा वो तो आप जिम्मेदार है ना। आईएमएफ आके नहीं कहता है कि आप कर्जा लो। हम अपने मुल्क की मईशत को बिगाड़ते हैं, फिर आईएमएफ के पास जाते हैं। एक दफ़ा उनके पंजे में आ जाते हैं, फिर वो पूरी कीमत निकालता है, और वो कीमत सिर्फ माशी नहीं होती, सियासी भी होती। क्योंकि आईएमएफ एक पॉलिटिकल इदारा है, कोई ना कहे कि ये न्यूट्रल है। इट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इट रिप्रेजेंट्स यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो अगर, लेकिन बात यह है कि आप उनके जकड़ में ना आए। हम 23 दफ़ा आ चुके हैं, हम सीखते नहीं हैं। हिंदुस्तान आईएमएफ के पास लास्ट गया था 91 में। उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमने आईएमएफ के पास कभी नहीं जाना। एंड सिंस देन दे हैव रीबिल्ड देयर इकोनॉमी, मैसिव रिजर्व्स हैं, उनके अपने रिजर्व्स हैं। हमारे रिजर्व तो सारे कर्जों के हैं ना। हमारे अपने रिजर्व एक डॉलर भी अपना नहीं है, कर्जे लेके हमने रिजर्व बनाए हुए। इंडिया के अपने रिजर्व हैं, लेकिन हमने नहीं किया। हम आईएमएफ से पैसे लेते हैं खूब खर्च करके, जब सब कुछ खत्म हो जाता फिर चले जाते हैं आईएमएफ के पास। तो फिर जब आप ये करेंगे तो आईएमएफ विल टेक इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। So is that the reason you say कि the economy is technically bankrupt because हमारे अपने reserves नहीं हैं? क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो एक fear mongering हो रही है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, this is just fear mongering। हम डिफॉल्ट भी नहीं करेंगे और हम bankrupt भी नहीं होंगे, क्योंकि ना ग्लोबल इंटरेस्ट है पाकिस्तान को bankrupt करने में, और पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा है कि पाकिस्तान bankrupt नहीं होगा। So when you say Pakistan is technically bankrupt, are you talking about our lack of reserves, or is there a fear that we will turn into something akin to Sri Lanka? इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है, दे विल ऑफ कोर्स नॉट वांट एनी कंट्री टू गो बैंकरप्ट, क्योंकि बैंकरप्सी का जो चेन इफेक्ट होता है उनको भी बहुत नुकसानदेह होता है। इनफैक्ट कुछ छोटे बैंक्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं इसके नतीजे में। सो दे डोंट वांट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम टू डिस्टेबलाइज, वो बैंकरप्सी नहीं होने देते वो। लेकिन जब आते हैं, जैसे श्रीलंका के पास आजकल अब आईएमएफ के साथ उनकी नेगोशिएशन शुरू हो गई है, वो एक ऐसी कंडीशंस पुट करेंगे जो आईएमएफ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कीमत अवाम अदा करेंगे। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, आप देखें किस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है सिंपली टू सेटिस्फाई आईएमएफ कंडीशंस, और उसके साथ बिजली की कीमत भी बढ़ाई जा रही है। टैक्स का जो नेट है वो डीपन किया जा रहा है, हर तरह से अवाम को स्क्वीज किया जा रहा है। मेरा जो एक आईएमएफ के साथ कंप्लेंट है, विच आई हैव ट्वीटेड आल्सो, is that why does IMF never ask as a condition reduction of non-development expenditure and reduction of defense expenditure? ये कभी नहीं कहते। बिजली की हमेशा कीमत बढ़ाने को क्यों कहते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को क्यों कहते हैं, रेलवे फेयर्स बढ़ाने को क्यों कहते हैं? जो एक्सपेंडिचर है सोशल सेक्टर के, एजुकेशन के, हेल्थ के, ये करने में उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दे नेवर मेंशन। इनफैक्ट मेरी आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ 1-to-1 एंड इन लार्जर मीटिंग्स इंटरेक्शन हुआ है, जब वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान शुड प्राइवेटाइज, और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां वो प्राइवेटाइजेशन का मंत्रा नहीं चलाते। मेरा उस वक्त रिस्पॉन्स ये होता है कि व्हाई डोंट यू आस्क फॉर मिलिट्री एंटरप्राइजेस टू बी प्राइवेटाइज्ड। मैं समझता हूं कि 10 से 15 दफ़ा पिछले 30 साल में हुआ होगा जब मेरा ये सवाल उनसे पूछा गया है, एंड एवरी टाइम आई गेट अ स्माइल।
नो रिप्लाई। क्या सीक्रेट अंडरहैंड डील है इनकी पाकिस्तानी रियासत के साथ कि अवाम को तो क्रश करने के लिए कोई उनको मसला नहीं है, लेकिन जो रियासत के रिसोर्स बेस है जिससे मुल्क डूब रहा है, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं, इनकी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। चिकन एंड एग आर्ग्यूमेंट है कि काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि यूएस को पता है पावर सेंटर कहाँ है, इसलिए वो डायरेक्टली मिलिट्री से डील करता है। लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली से मिलिट्री से डील करता है तो वो अंडरमाइन करता है सिविलियन गवर्नमेंट को और मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इवन अगर डिक्टेटरशिप ना हो, कॉज हाइब्रिड रिजीम हो, वो एक सिग्नल देता है पूरी दुनिया को कि पावर सेंटर यहाँ पे, बिकॉज वो डायरेक्टली डील कर रहा है। सो वो अपने मफादात तो पूरे कर लेता है, लेकिन वो यहाँ पे डेमोक्रेसी अंडरमाइन कर देता है। आपकी जो 5 एडवाइस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी रिफॉर्म जिन चीज़ों से हो जाए, उसमें से एक ये भी है कि जो फॉरेन ओनरशिप है हमारे एंटरप्राइजेस की, वो ख़त्म हो। इज़ इट जस्ट अ सॉवरेनिटी आर्गूमेंट, या जिस तरह आपने अभी हिस्टोरिकली भी बताया कि एफिशिएंसी भी स्टेट ज़्यादा ला सकती है, बिकॉज मासेस की पर्सपेक्टिव और नैरेटिव में तो यही है कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी नहीं ला सकती, प्राइवेटाइजेशन एफिशिएंसी ला सकती है सिर्फ। नहीं, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए या उतना फॉरेन नहीं। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस सर। नो, आई हैव नेवर सेड दैट। मेरा ये है कि जो फॉरेन एंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो जिस तरह भी उन्होंने पैसे ला के लगाया या कोई स्टेट एंटरप्राइज खरीद लिया, ये होना चाहिए फॉर एवरी डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट दे ब्रिंग इन, देयर शुड बी एटलीस्ट 25 cents ऑफ एक्सपोर्ट इनकम दे जनरेट। और वो उसी वक्त हो सकता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करे। जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हमने प्राइवेटाइज की है, गोरों बाहर वालों को बेची है, और जितने भी पैसे ये बाहर से अपने लेकर आए हैं, वो सारे सर्विस सेक्टर में लाए हैं। एवरी टाइम वी मेक अ फोन कॉल, वी आर सेंडिंग डॉलर्स अब्रॉड। हम तो अपना बिल डॉलर में नहीं पे करते, हम अपना बिल रुपयों में पे करते हैं। तो अपना रेवेन्यू वो रुपयों में अर्न करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करके मुनाफा ले जाते हैं। सो देयर इज अ ड्रेन ऑन आवर डॉलर रिसोर्सेज। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट्स है इन रेस्टोरेंट्स एंड बुटीक्स एंड these, they all take our money in rupees, convert it into dollars and send it out as profits. So this is where my problem is. If देखिए चाइना में जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की, अगर वो $1 का एक्सपोर्ट करते हैं और अगर 90 सेंट अपना प्रॉफिट ले जाते, चाइना के पास फिर भी 10 सेंट है। हमारा तो टोटल आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स है विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग इनफ्लो, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दैट वी आर इन, जिसके लिए हम पैसे मांग रहे हैं अब IMF से। इसमें से जब आप ये भी कहते हैं कि हमारा एक नैरो बेस है, एज ए नॉन इकोनॉमिस्ट मुझे वो समझ नहीं आया था नैरो बेस से मकसद क्या होता है। क्या ये है कि हम एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, या ज़्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और वो हम खुद खा जाते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट पाकिस्तान हैज़ अ नैरो बेस? नैरो बेस का मतलब ये है कि आपका जो साइज ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत वाइड नहीं है। एग्रीकल्चरल बेस, इंडस्ट्रियल बेस, और ओवर द लास्ट 40 years हमने इसको मज़ीद श्रिंक किया है, बिकॉज इंडस्ट्रीज बहुत नहीं लगी है। जो आप देख ले, जो लिस्टिंग होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की स्टॉक एक्सचेंज की, उसमें जो रिसेंट सारी लिस्टिंग्स हैं वो बैंक्स में है, मदारबाज हैं, और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बहुत एक दो मिल जाती है। तो वी हैव हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी वैल्यू एडिशन हमने नहीं की। मसलन मैं एक मिनिस्टर है सिंध का, जो 2010 में भी मिनिस्टर था जिस वक्त मैं सिंध गवर्नमेंट में था। तो ही इज़ अ राइस ग्रोवर एंड राइस मिल है उसकी,
तो मैंने एक दिन ऐसे ही उससे पूछा कि आप क्या नाश्ते में सीरियल खाते होंगे? उसने कहा जी हो खाते तो हैं। मैंने कहा राइस सीरियल भी खाते हैं? कहता जी राइस भी होता होगा। फिर मैंने कहा कि आप ज़रा देखिएगा, ये सारा इम्पोर्टेड है सीरियल जो आप खाते हैं, कहीं आप ही का तो चावल वापस नहीं आया, तो आप क्यों नहीं राइस सीरियल की फैक्ट्री लगाते? तो इसी तरह बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसका वो हम उसकी फैक्ट्री लगा के वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जॉब्स क्रिएट होगी। बल्कि चूंकि हम हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, शायद हम राइस सीरियल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ चीपर देन व्हाट अदर्स हमारा इंपोर्ट करके जो बनाते हैं। तो बहुत सारा ऐसे है। एक बलूचिस्तान में एक मिनरल निकलता है बाराइट, रॉक के फॉर्म में, जो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं रॉ फॉर्म में। बाराइट से बेरियम बनता है, विच इज़ अ मेडिसिनल, सम काइंड ऑफ मेडिसिन, जो एक्सरेज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हम बाराइट रॉक एक्सपोर्ट करके बेरियम इंपोर्ट करते हैं। हम बेरियम की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई? सो एग्रीकल्चर को भी प्रमोट नहीं किया, मिनरल सेक्टर को भी प्रमोट नहीं किया, और उसकी जो वैल्यू एडिशन होती तो उससे इंडस्ट्रीज लगती बेस्ड ऑन डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स, डोमेस्टिक इनपुट्स, और इंडस्ट्रियल बेस भी बढ़ता। ये हमने 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 नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। और हर चीज, सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे, एवरीथिंग हैज टू बी इंपोर्टेड। वुड यू से ये स्टेट का फेलियर है, या क्योंकि हमने पीपल इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया तो वो जो वैल्यू एडिशन होता है वो हमें नजर नहीं आता? जिस तरह टेक्सटाइल्स में भी हम देखें, बांग्लादेश अगर फाइनल टी शर्ट बना के बेच रहा है, that would cost a lot more, or Bangladesh will get a lot more money from that, as opposed to our textile industry जो रॉ मटेरियल्स भेज रही है। और फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो जारा की टी शर्ट बनकर उस पर जारा छप कर वही चीज कोई 70x करके हमें वापस भेजी जा रही होगी। इज इट कि स्टेट को ये फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, या स्टेट को लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग ये सारा काम खुद कर सकें? फिर देखिए 70s तक तो यही होता था। बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट किया करते थे मुल्क में बनना शुरू हुआ टिल द 1970, जो फर्स्ट 30 इयर्स जो मैं कहता हूँ। उसके बाद रिवर्स हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो हम बनाते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई। यू नो, पीपल माई एज विल रिमेंबर सेलूको टॉयज पाकिस्तान में बनते थे, हाई क्वालिटी टॉयज होते थे, वो फैक्ट्री बंद हो गई। बाबर के लॉक्स होते थे, ताले वगैरह, अच्छे हाई क्वालिटी होते थे, हमें याद है कि वो बहुत अच्छे होते थे, कभी हमें उसकी क्वालिटी पे कंप्लेंट नहीं आया। वो बंद हो गया। बाइसिकल्स यहाँ बनती थी, पूरी मार्केट ही बंद हो गई, तो हम नहीं बनाते। सो मेनी थिंग्स। तो 77 के बाद तो रिवर्सल है, और ये रिवर्सल एक्सप्लिसिटली बाय पॉलिसी होनी शुरू हुई 1990 के बाद। 1990 वाज मेनी वेज अ ईयर जिसमें हमने अडॉप्ट किया लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमी। और 1990 में जो जुमा बाज़ार लगाया उसका, और जो साल 2000 के बाद जो शौकत अजीज़ की सरबराही में, तो हमने मुल्क के तमाम दरवाजे खोल दिए इंपोर्ट के लिए। दैट्स व्हेन द डॉग फूड एंड कैट फूड एंड स्विस चॉकलेट एंड स्विस चीज़ एंड हवाना सिगार्स, एवरीथिंग स्टार्ट फ्लडिंग इन। हमारे बहुत सारे कोई करोड़ सवाल आ गए हैं आपके लिए, लेकिन हमारे एक दोस्त है अनीक, वो पूछ रहे थे, प्लीज आस्क हिम व्हाई ही कुडंट अचीव एनी ऑफ all that he prescribes today in his multiple top level provincial economic advisor roles. क्या चीज रोक रही थी सर from the state doing these things? पता तो है उनको कि ये सब करना है। जो मेरे डोमेन थे, जो मेरा फंक्शन था, वहाँ तो मैंने अचीव किया। मेरी पहली जिम्मेदारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करना था, विच आई डिड। और वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि उसमें एक भी स्कैंडल नहीं आया आज तक। जो अभी सर खान साहब तो कहते हैं BISP करप्ट था, लेकिन BISP जब रीब्रांड होकर एहसास बन गया तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। जो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, जस्ट लूज टॉक। एक जो 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 एक छोटा सा जो मसला BISP का उठा था, जिनमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि सम गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड अदर्स आल्सो हैड एक्सेस टू इट।
वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी है। जो टारगेटिंग सिस्टम हमने बनाया था, मैंने बनाया था, मैं अमूमन मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए कि मेरे पास एक बहुत अच्छी कॉम्पिटेंट टीम थी, 4 वेरी फ्रेश ग्रेजुएट्स की, जिनके साथ हम बैठ के काम करते थे। हमने सब ने मिल के बनाया। उसमें एक इंसिडेंट नहीं है गलत किसी को पैसे चले गए। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने वो टारगेटिंग जो तरीका था वो बदलवाया, और उसके बदलवाने के बाद ये सारा करप्शन आया। उसके बाद जो तान्या निश्तर ही ने बहुत सारे फीचर्स जो हमने सेफगार्ड्स लगाए थे वो री इंट्रोड्यूस किए उसमें। सो मेरे ज़िम्मे BISP था, मैंने डिज़ाइन किया। मेरे ज़िम्मे NFC था, वी गॉट अ सक्सेसफुल NFC। मैं एडवाइज़र था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। कई प्रोजेक्ट्स मैंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए, कुछ निशानात किए। मैंने पूरा सिंध का 8 रोड सेक्टर मास्टर प्लान बनाया जो पार्शली इम्प्लीमेंट हुआ। इस वक्त सिंध में प्रोविंशियल हाईवे सारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी ड्राइव करे, अगर ट्रैफिक बॉटलनेक नहीं है तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से अनइंटरप्टेड आप गाड़ी चला सकते हैं। और ये सड़कें अच्छी हैं, बारिश में भी सस्टेन कर गई। मतलब ये टेस्ट है सड़कों का। सो इट्स अ गुड रोड। लेकिन मेरा जो प्लान था उसमें मैं 4 लेन हाईवे का मैंने प्लान बनाया था, इन्होंने सिर्फ 2 लेन बनाया। मे बी रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो गए, जो भी होगा, लेकिन वो द फैक्ट दैट ऑल हाईवेज हैव इम्प्रूव्ड, of course the credit goes to the governments of the day and the people who did it। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो मास्टर प्लान मैंने बनाया था। और जब मैं कभी भी सिंध गवर्नमेंट की मीटिंग्स में जाता हूँ तो वहाँ इस मास्टर प्लान का जिक्र होता है। मैंने एक और प्लान बनाया था फॉर रिहेबिलिटेटिंग मैनग्रोव्स ऑन 100,000 हेक्टेयर्स ऑफ द कोस्ट लाइन इन सिंध। वो उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और बाद में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। और इस वक्त I don't know if this is a Guinness Book of Record और IUCN के कुछ रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया है कि सबसे ज़्यादा एरिया मैनग्रोव की डेवलपमेंट का वो पाकिस्तान में है, विच इज सिंध। So some contribution I have been able to make, although I must tell you that मैं बहुत ज़्यादा frustrated हूँ। ये जो चीज़ें मैंने हासिल की है ये मैं समझता हूँ this is a glass quarter full। 3/4 of the glass मैं नहीं हासिल कर चुका हूँ। और आई होप कि वो तमाम चीज़ें हो जाए। बुनियादी बात देखें यह है कि लोगों के पास 3 वक्त का खाना होना चाहिए, जो आज नहीं है। मैं कुछ दिन पहले हमारे घर के पास एक घर बन रहा है, बंगलो बन रहा है डिफेंस में। मजदूर कुछ काम कर रहे हैं, वो बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, खाने का टाइम था। तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा जी 15 रुपए की रोटी हो गई है, 2 रोटी लाते हैं, 1 कप चाय लाते हैं, चाय 70 रुपए की हो गई है। तो 100 रुपये का एक मील हमें सिर्फ रोटी और चाय अफोर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं खा सकते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों का न्यूट्रिशन लेवल क्या होगा। बच्चों की मेल न्यूट्रिशन की तो बात करते हैं, लेकिन अब हमने बुनियाद डालनी शुरू की है अडल्ट मेल न्यूट्रिशन की। ये आई विश कि मैं जिस किस्म की मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करता हूँ और जिस तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, अगर इस पे 10% भी अमल हो जाए तो लोगों का ये हाल नहीं होगा जो इस वक्त हमने हाल किया हुआ है। सर आपने जो किया थैंक यू उसके लिए। ये भी एक you know when we talk about governments being ineffective we don't realize कि even programs like BISP millions का फायदा हो जाता है। उस एक मौत रिडन सिस्टम में भी कोई इंसान कुछ अगर बेहतर करते, millions get better। it's not ideal but that's what we need to work towards। अगर इस वक्त आपको कहा जाए 3 मेजर स्ट्रक्चर हमारे जो फ्लॉज हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में, आपको कोई जीनी आके बोले कि ये 3 फिक्स कर हो जाएंगे, आप बोल दें क्या 3 मेजर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जो आप फिक्स कर देंगे? सबसे पहले नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें डिफेंस शामिल है, उसमें
1 ट्रिलियन रुपीस की कमी करूंगा, which is about 20% of our non-development budget. उससे होगा ये कि जो बजट डेफिसिट है वो बहुत ही नैरो हो जाएगा। और एक तो ये है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि जब इतने पैसे इकोनॉमी से निकल गए तो इन्फ्लेशन में कमी आएगी, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। दूसरा, आई वुड रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स on a number of fronts. One reason, there are several reasons why हमारी imports इतनी बड़ी है। हमने अपना long distance good transportation रेल के बजाय रोड को शिफ्ट कर दिया, and roads use 1/3 more fuel per kilometer ton than rail. So if we shift it back to rail, हम तकरीबन 15% कम फ्यूल इंपोर्ट करेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, अगर 100% हमने शिफ्ट किया। 100% तो नहीं करते, थोड़ा करेंगे, लेकिन 10% भी फ्यूल इंपोर्ट कम हो गई ट्रांसपोर्ट की वजह से, बहुत बड़ी सेविंग है। बल्कि मैं कहूँगा कि every dollar saved is worthwhile because then you don't have to beg for that $1. दूसरा जो है पावर जनरेशन, हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे कर दी है, उसको रिवर्स करना चाहिए। वी हैव इनफ कोल टू generate power for the entire country for the next 20 years. और सोलर एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो अब उस स्टेज पे पहुंच गई है that off grid individual houses, individual offices, individual factories सोलराइज कर सकते हैं। अगर अपना 50% पावर कंजम्पशन भी सोलराइज हो जाए तो वो नेशनल ग्रिड पे प्रेशर कम पड़ेगा और उतना हमें कम फ्यूल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जहाँ से हम अपना डॉलर डिमांड और डॉलर आउटफ्लो को कम कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, जिसका मैंने कई जिक्र किया, एग्जांपल्स बहुत सारे दिए, इसको बंद करें। बिल्डिंग मटेरियल हम सारा इंपोर्ट करते हैं अब। फर्निशिंग, पर्दे और सोफे के कपड़े सारा इंपोर्ट करते हैं हम। ये सब बंद करें, टोटल बैन। इफ़ वी कैन रिड्यूस आवर नॉन essential consumer imports by 50%, which should be our target. This will be a major contribution. The point is to reduce dollar outflows, because dollar inflow हम short run में नहीं कर सकते, चूंकि इंडस्ट्री हमारी तकरीबन स्टैग्नेंट हो गई है, तो हम शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा सकते। हमारे यहाँ होता है कि एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दे दो, इंसेंटिव से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता, प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट बढ़ता है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। वो लगेंगे, अगर आज मेजर्स लिए तो 5 से 10 साल लगेंगे उसको बिल्ड होने में, 5 साल तो डेफिनेट लगेंगे। सो वो हम कम करें, ये कुछ मेजर्स हैं। ऑन द वेलफेयर साइड इतनी गुर्बत है, और शॉर्ट रन में हम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दोबारा बना सकते हैं, चूँकि कारखाने लगने में देर लगती है, जॉब्स। तो ये जो हमारा पेमेंट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, इसका मज़ीद दायरा बढ़ाएं। I think about 40% of the population must receive that 2,000 rupees a month. तो इससे भी ये बहुत सारा इल्ज़ामात है कि आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं। That is not true. ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की होती है, चाइल्ड सपोर्ट की होती है, और बहुत सारी विंडोज़ हैं उनको वेलफेयर पेमेंट्स की। और जो पिछले 60-70 साल में रिसर्च हुई है वो ये कि these welfare payments actually help the economy. Now imagine if people in a city don't have any money and nobody is buying bread. तो सारी बेकरीज बंद हो जाएगी, तंदूर बंद हो जाएंगे। लेकिन आप सबको 500-500 रुपये देना शुरू कर दें और ये सब जाके 2-2 रोटी 4-4 रोटी खरीदना शुरू करते हैं, तो ये बेकरीज और तंदूर भी चलने शुरू होते हैं। सो देयर इज अ सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स। सो वेलफेयर पेमेंट्स जो हैं वो इकोनॉमी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और यही लॉजिक था BISP को लॉन्च करने का। जब BISP लॉन्च कर रहे थे, मैंने भी कुछ इस पे 8 महीने लगाए BISP को बनाने में। पहले थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा डेटा जमा किया, तो उसके बाद हमने बनाया। तो उस वक्त यही था, क्योंकि कैबिनेट को भी प्रेजेंटेशन करनी होती थी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को करनी होती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग्स होती थी। तो वो मीटिंग्स में सारा ये था कि
ये खैरात नहीं है. This will help the immediate recipients of the families and this will help the economy as well. और ये खैरात नहीं है का इसका जो मेन ये है कि हमने इसको बेनज़ीर पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम नहीं बनाया, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया. क्योंकि ये था कि ये 1000 2000 रुपये हम देते हैं, ये सिर्फ इनकम सपोर्ट कर सकती है, गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकती. गुर्बत ख़त्म सिर्फ रोज़गार से होगा. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट रीअफर्मिंग कि जब कोविड आया है पूरी दुनिया ने यही किया. अमेरिका की इकोनॉमी सर्वाइव इसी पे हुई कि उन्होंने बोला घर बैठो, ये लो $2,000. सिंस मुझे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जिस तरह ऑडियो बैलेंस होता है इकोनॉमी, उस तरह एक चीज़ आप आगे करें तो दूसरी चीज़ चली जाती है. हमें ग्रोथ 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 बेचा जाता है. एंड अभी पीटीआई ने इकोनॉमी रीबेस करके भी अपने ग्रोथ नंबर्स और अपने नंबर्स बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिए. सो ग्रोथ हमें बहुत बेचा जाता है. अब स्टेट बैंक कह रहा है कि ग्रोथ जो हो गई है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ग्रोथ हमारी कम हो. अमार खान ने मुझे ये इस तरह समझाया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऑल्टो है जिसका इंजन गर्म हो जाता है हाई स्पीड पर, तो वो स्पीड स्लो करनी पड़ती है. सो दिस होल बैलेंस कि हमारी इकोनॉमी स्टॉल हो जाती है एट हायर ग्रोथ नंबर्स, इज इट बिकॉज वो जो ग्रोथ आ रही है वो रियल एस्टेट और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में पैसे डालकर आ रही है, या फंडामेंटली कोई हमारी इकोनॉमी में मसला है जिसकी वजह से आर ग्रोथ व्हेन इट हैपेंस हमारी इकोनॉमी को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है? जी देखिए ना, जो फंडामेंटल सेक्टर्स है इकोनॉमी के वो दो होते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. उसको तो हमने अंडरमाइन किया है. ग्रोथ जो है वो तो सट्टेबाजी से आ रही है, कैसीनो इकोनॉमी क्रिएट की है, वहाँ से ग्रोथ आ रही है. तो वो तो फिर जाहिर है अनस्टेबल होगा. तो लेकिन बात ये है कि ये हमने दानिस्ता किया है. क्योंकि इस मुल्क की पॉलिसीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट के जो बैरन्स होते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट के जो बैरन्स होते हैं, फ्यूल इंपोर्ट की जो लॉबी होती है, ये पॉलिसी बनाती है. ये पॉलिसीज़ हमारे यहाँ, मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ इल्ज़ाम लगा रहा हूँ अपने तमाम पॉलिसी मेकर्स पे, जिस हुकूमत में भी हो. इन द लास्ट 20 years policies have been made to benefit specific lobbies. उसमें शुगर लॉबी है, पेपर लॉबी है. पेपर प्रोडक्शन हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए, वो मैसिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करके अपनी पेपर मिल्स चलाते हैं और हमें हमारी इकोनॉमी का नुकसान होता है. शुगर इज एन, ये शुगर, पेपर, ऑटोमोबाइल्स, ये 3 इंडस्ट्री है जिसके जब ग्रोथ फिगर्स ज़्यादा आते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि अब इनके ग्रोथ से मईशत बैठेगी. ये 3 इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए पाकिस्तान में. ये पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूँ. लुक एट इट दिस वे, शुगर में 2 लेवल पे आप सब्सिडी देते हैं. सब्सिडी इज मनी आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉकेट विच कम्स आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू. ठीक है, पहले आपने प्रोक्योरमेंट प्राइस शुगर केन की हाई रखी है, तो ज़्यादा एकरेज जाता है शुगर केन में, ज़्यादा आउटपुट होता है. हर साल या हर दूसरे साल बम्पर क्रॉप होता है. तो मिल ओनर्स जो है, शुगर वाले जो हैं, शुगर बनाने वाले, वो कहते हैं जी पिछले साल का स्टॉक हमारे गोदाम में है तो हम इस साल शुगर केन नहीं खरीदेंगे. शुगर केन वाले एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो शोर मचाते हैं कि आप नहीं खरीदेंगे तो हमारा सारा ज़ाया हो जाएगा, 1 साल तक शुगर केन तो नहीं पड़ा रहेगा. वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट इनको बुलाती है. शुगर मिल्स वाले कहते हैं कि अच्छा चलो हम खरीदते हैं, लेकिन ये हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते इसलिए कि हमारी कॉस्ट इंटरनेशनल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आप हमें सब्सिडी दें. तो शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन और शुगर मिला के 2 लेवल पे सब्सिडी दी जाती है, विच इज़ टैक्स रेवेन्यू जो निचोड़ के हुकूमत निकालती है वो इनको देती है. ऑटोमोबाइल का ये है कि एवरी car that we import, every part that we import to assemble is out of money that comes out of a foreign loan. And when the car starts running on the streets, every drop of petrol that we consume in our vehicles comes out of a foreign loan. पेपर का ये हाल है. बेसिक मेट्रिक लेवल की टेक्स्ट बुक आप उठाएं, वो कहेगा कि रॉ मटेरियल पे रेट कम रखें इंपोर्ट ड्यूटी का, फिनिश प्रोडक्ट पे ज़्यादा रखें, ताकि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहीं बनाएं, जॉब्स क्रिएट होगी, इनकम क्रिएट होगा. हमारे यहाँ बुक्स ड्यूटी फ्री है,
और पेपर पे वेरी हैवी ड्यूटी है। तो हो ये रहा है कि उर्दू के कायदे चाइना और मलेशिया से छप के आ रहे हैं, यहाँ प्रिंटिंग प्रेसेस बंद हो रही हैं, वी आर लूजिंग जॉब्स। तो ये 3 लॉबीज हैं, और चौथा लॉबी स्टॉक मार्केट का है, 5वां प्रॉपर्टी का है। ये 5 लॉबीज जो है मुल्क की पॉलिसीज बनाते हैं, और इन 5 लॉबीज डायरेक्टली जिम्मेदार है मईशत के बैठने का। शुगर डैडीज तो हमारे हर ही पॉलिटिशियंस के, क्योंकि आपने शुगर इंडस्ट्री का जिक्र किया है, हमारे लिस्टर ने दाऊद वो पूछ रहे थे कि आप हमेशा गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेहतर है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि शुगर और व्हीट में वो हेविली रेगुलेटेड हैं और सब्सिडाइज हैं, और उनका जो हाल है हमें पता है। ऑन द अदर हैंड यू हैव सक्सेस स्टोरीज लाइक राइस एंड मेज which have zero intervention and subsidies and have become leading export rice only, and maize is catching up behind textiles. तो बेहतर नहीं है कि वो नॉन इंटरवेंशन बेहतर कर रहे हैं? देखिए, ये अगर हमने सिर्फ एक लफ्ज को लेके आगे चलना है तो फिर वो सोल्यूशन नहीं है। बात ये कि उसके पीछे मोडालिटीज क्या है। स्टेट हैज टू बी इन द ड्राइवर्स सीट, बट दैट डजंट मीन द स्टेट कैन डू एवरीथिंग इटसेल्फ। एक मोहल्ले की रिटेल शॉप है, वो स्टेट नहीं चला सकती, लेकिन जो उस दुकान में अशियाएं बनती है, और अगर वो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, वो वहाँ तो स्टेट की इंटरवेंशन चाहिए। तो स्टील की जो इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी से मतलब ये है कि उनका जो डिमांड का बहुत एक पीरियड आता है जब डिमांड बढ़ती है, उसके बाद डिमांड चंद साल के लिए ड्रॉप कर जाती है। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें 7 ईयर साइकिल्स है, जो पिछले 50-60 साल का जो देखा गया है वर्ल्ड ओवर। 6-7 साल बूम होता है कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद 5-6 साल डिप हो जाता है, इसलिए कि इतनी चीज़ें बन चुकी होती है कि फिर डिमांड नहीं होती। जब तक वो डिमांड बिल्डअप होता है, फिर 5-6 साल के बाद शॉर्टेज क्रिएट होनी शुरू होती है, तो फिर वो एक बूम आता है। तो स्टील इज अ फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अच्छा, हमने अगर स्टील मिल को टोटली प्राइवेटाइज कर दिया, तो जब बूम आएगा तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, हमें भी स्टील इंपोर्ट करनी पड़ेगी वेरी हाई प्राइस। और जब ट्रफ आएगा तो हमारी कैपेसिटी स्टील की यूटिलाइज नहीं होगी। तो इसमें स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है, बिकॉज स्टील इज अ स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। स्टील जो है वो फ्रूट नहीं है, एप्पल्स एंड बनानाज नहीं है कि अगर महंगा हो गया तो आपने नहीं खाना है, सस्ता है तो खा लें। स्टील इज अ स्ट्रेटेजिक कमोडिटी, जिससे बाकी जो स्टेट के सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, उसकी फंक्शन को इम्पैक्ट करता है। सो वहाँ तो स्टेट इंटरवीन करे। जो शुगर में, मैं अग्री करता हूँ, शुगर में इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, वीट में भी नहीं होनी चाहिए। वीट में जो इंटरवेंशन है वो सिर्फ फ्लावर मिल्स की प्रॉफिट बढ़ाता है। मैंने 2008 में फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक 2 पेज का नोट बना के दिया था, सेइंग दैट हाउ डज सपोर्ट टू फ्लावर मिल्स, वीट की जो प्रोक्योरमेंट है वो कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं करती, सिर्फ फ्लावर मिल ओनर्स को प्रॉफिट देती है। वो आई स्टैंड बाय दैट टुडे, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ इट। लेकिन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है वो भी फ्लक्चुएशंस का है, वॉलेटिलिटी का है। प्राइस बहुत बढ़ जाती है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, प्राइस क्रैश कर जाती है, फार्मर को प्राइस नहीं मिलती। 2 साल पहले मैं सुजावल में काम कर रहा हूँ आजकल, वहाँ टोमेटो की बम्पर क्रॉप हुई, इतनी प्राइस गिर गई कि उन्होंने कहा कि जी कराची ले जाके बेच नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगा, तो उन्होंने सारा टमाटर कनाल में फेंक दिया। उसका जो वेस्टर्न कंट्रीज, ये एग्रीकल्चर की नौयत है, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हमारे यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रोक्योरमेंट प्राइसेस टू फार्मर्स, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस क्रॉप इंश्योरेंस, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, लेकिन उससे जो है वो प्राइस की वॉलेटिलिटी में कमी आएगी। इसी तरह आप कोल्ड स्टोरेजेस बनाएं छोटे छोटे ऑल ओवर द प्लेस। ये टमाटर जो अगर कनाल में फेंकने के बजाय कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते और महीने के बाद मार्केट में लाते, तो फिर भी उसको थोड़ी प्राइस मिल जाती। सो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन
of the agriculture markets in terms of its production, storage, distribution, किसी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अल्लाह के वास्ते है, अच्छा मौसम हुआ तो अच्छी क्रॉप आ गई, पेस्ट अटैक ना हुआ तो अच्छी क्रॉप आ गई, वरना नुकसान उठाएं। ये स्टेट ने जब अपने आप को कंप्लीटली हैंड्स ऑफ कर दिया तो ये सारे मसाइल पैदा हुए। सर आपने स्टॉक मार्केट का भी जिक्र किया, हम मच अडू अबाउट नथिंग नहीं है, हम ज्यादा टेंशन नहीं देते। टीवी पे भी आता है स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वेयर एज प्रॉब्ली अकील करीम डैडी अगर सुबह उठे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है। आई डोंट नो पहली दफा किसने कहा था, बट अब तो कॉमनली कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट या कराची स्टॉक एक्सचेंज से आप निकल के 5 मिनट कहीं चले जाएं तो उस मार्केट में जितना दिन में पैसा लगता है वो शायद स्टॉक मार्केट से ज्यादा हो। तो हम जितनी अटेंशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उनके नंबर्स को देते हैं, इज इट जस्टिफाइड या बहुत छोटी सी चीज है और हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं उसको? ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो काम है वो रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मुझे $1 मिलियन उसकी कॉस्ट है, मेरे पास $1 मिलियन नहीं है। मैं वो पूरी फिजिबिलिटी बना के पूरा प्रोसेस इशू करके एक प्रोस्पेक्टस इशू करता हूँ। वो प्रोस्पेक्टस छपता है और वेबसाइट पे आता है। लोग 10-10 रुपए के शेयर्स उसमें खरीदते हैं, थिंकिंग कि ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। उनको कॉन्फिडेंस है उन इन्वेस्टर्स पे जो है, और 10-10 रुपया जमा करके मेरे $1 मिलियन या $500,000 जमा हो गए, तो वो फिर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। फिर उसमें प्रोडक्शन होती है, प्रॉफिट होता है, मैं अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देता हूँ। ये पर्पस है स्टॉक मार्केट का। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ये फंक्शन प्रमोट नहीं कर रही है। वो जो स्टॉक मार्केट वो शेयर है जो कि कागज का टुकड़ा है, उसी पे ट्रेडिंग होती है और ऊपर नीचे चला जाता है। तो द स्टॉक मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग द पर्पस जिसके लिए स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट हैज बिकम अ कैसीनो जहां पर गैम्बलिंग होती है। तो अगर स्टॉक मार्केट बंद कर दें हम, तो मईशत पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने एक थीसिस मेरे एक स्टूडेंट का गाइड किया है स्टॉक मार्केट के ऊपर। उसमें जो डेटा था उसमें कई कंपनीज थी सैंपल में। एक कंपनी इंसिडेंटली जिसने लॉस डिक्लेयर किया और उसकी शेयर प्राइस बढ़ गया। ये तो नहीं होना चाहिए, जो कंपनी लूज करती है उसका स्टॉक प्राइस तो गिरना चाहिए, लेकिन बढ़ गया इसलिए कि वो जो स्टॉक की प्राइस है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, नॉट रियल। और हमने सारे उसकी कोरिलेशंस निकाले। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो स्टॉक मार्केट तो एक इदारा है जहां सिर्फ गैम्बलिंग होती है। वो बंद कर दें तो मईशत को कोई नुकसान नहीं होगा। इकोनॉमिस्ट से बात करके डर ही लगता है, दिल चाहता है कुछ पैसे गद्दे के नीचे छुपा लूं, वक्त मुश्किल आ रहे हैं। आर वी हेडेड टुवर्ड्स हाइपर इन्फ्लेशन? बिकॉज डर तो बहुत लग रहा है अब। वी आर ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। वी आर ऑलरेडी इन स्टेट। आप मार्केट में जाएं और सब लोग ये कंप्लेन करते हैं। जहां भी अभी मैं 3 दिन ठट्टा सुजावल और थरपारकर का ट्रिप लगा के आ रहा हूँ, हर जगह ये बात हुई कि जी पैसे लेके जब बाजार जाते हैं 4 चीज़ें लेनी होती है, 3 चीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतने पैसों में ये चीज़ें आ जाएगी। ये all 3 places we heard the same story. So we are already in a state of hyperinflation. How do we combat that? What do we do? जो ऑयल प्राइस से तो हम शायद नहीं इमीडिएटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर में ऑयल इनपुट कम कर दें तो हमें कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन के 2 साइड्स होते हैं ना, एक डिमांड साइड होता है, एक सप्लाई साइड होता है। सप्लाई साइड का मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो कीमत बढ़ेगी। डिमांड साइड ये है कि अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा हाथ में आ गए, नोट ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कुछ एवरीबडी इज गोइंग टू बाय, प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर आप हम ऑयल इनपुट कम कर दें तो जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन पे वो कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो जो चीज़ें हम इंपोर्ट्स बाकी कम कर दें, तो जो रुपये की डिवैल्यूएशन का रेट है
रोज़ाना 1 रुपया महंगा हो जाता है डॉलर, वो स्टेबल हो जाएगा, तो उस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो सप्लाई साइड से तो ये इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। जितनी आउटफ्लो ऑफ डॉलर होगा, डॉलर महंगा होता चला जाएगा। अगर हम वो आउटफ्लो रिड्यूस करेंगे तो डॉलर प्राइस स्टेबल हो जाएगी। ऑन द डिमांड साइड, अगर हम जो 1 ट्रिलियन रुपए कम कर दें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना, तो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो कम होगी, उससे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। ये इकदामात करें तो साल 1.5 साल में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। इन द शॉर्ट रन तो अब वो एक बुलेट अगर बंदूक से निकल चुकी है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो तो कीमत अदा करनी पड़ेगी सबको, आवाम को। सर व्हाट्स योर जनरल टेक ऑन डिवैल्यूएशन? अभी मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे थे कि शायद 4-5 रुपए और डिवैल्यू होगा तो हमें थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि हमारे मेजर टैक्स कलेक्शन इंपोर्ट्स पे होता है, वो डॉलर्स हमें थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे तो हमें ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। व्हाट्स योर जनरल टेक ऑन डिवैल्यूएशन? इज इट पेनी वाइज पाउंड फूलिश? इट इज पाउंड फुलिश एंड पेनी फुलिश। देखिए, मैंने अभी बहुत रिसेंटली ये जो आया था ना, वो बिफोर दिस गवर्नमेंट चेंज्ड, वो एक स्टेटमेंट था फाइनेंस मिनिस्टर का कि हमने इतना रेवेन्यू ज़्यादा जमा किया है। तो मैंने कहा देखिए, ये रेवेन्यू आता कहाँ से? 2/3 of that increase in FBR revenues has come out of customs duty. जितना ज़्यादा आप कस्टम ड्यूटी जमा करते हैं, आप वाह करते हैं कि देखें जी मैंने इतना रेवेन्यू जमा कर लिया। लेकिन जितने ज़्यादा आप कस्टम ड्यूटी जमा करते हैं, इसका मतलब है कि इंपोर्ट बढ़ी, तभी तो कस्टम ड्यूटी ज़्यादा हुआ। जब इंपोर्ट बढ़ता है तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट तो आपके अपने डॉलर से नहीं है ना, उसकी फाइनेंसिंग। जितना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है, उतना ज़्यादा आपके कर्जों के लिए अप्लाई करना होता है। So one side of the ship is booming with more revenue, but that revenue is booming because the other side of the ship is sinking. ये कौन सा तरीका है इकोनॉमी को मैनेज करने का? तो कुछ हल है जो आपने सरपरस्ती का भी जिक्र किया, ये पेट्रो डॉलर्स में जो हम फंसे हुए हैं या हमें फंसाया गया है, वो तो एक शायद एक डिटेल डिस्कशन है। कोई हल है इससे बाहर आने का? देखें ना, बात ये कि अपनी कंजम्पशन कम करें, अपने इनपुट्स इनटू योर एनर्जी जनरेशन कम कर दें, एक्सटर्नल इनपुट इनटू योर ट्रांसपोर्टेशन आप कम कर दें। आप 15% या 20% अपनी जो डॉलर आउटफ्लो है कम कर देंगे, तो आपका रुपी वैसे ही स्टेबलाइज हो जाएगा। और जब रुपी स्टेबलाइज हो जाएगा और आपको आईएमएफ के पास जाना भी पड़ा, तो आपका एक बार्गेनिंग पावर होगा, आप आईएमएफ के साथ बार्गेन कर सकते हैं। इस वक्त जो हाल है पाकिस्तान का, यू कैन नॉट बार्गेन। उनका एटीट्यूड है टेक इट और लीव इट, एंड यू हैव टू टेक एवरीथिंग दे आस्क यू। आईएमएफ को कोई फर्क पड़ता है? जिस तरह आपने कहा वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि चले इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस करें, बट why do they care? Shouldn't they be like, ये आपका रेवेन्यू टारगेट है, ये आपके एक्सपेंसेस टारगेट है, ये मीट कर लें, जैसे करना है वो स्टेट का डिसीजन है, स्टेट सॉवरेनिटी है। Why do they micromanage so much? वो माइक्रो मैनेज इसलिए करते हैं कि फॉर 23 IMF agreements that we have made, we have defaulted on our commitments. हम अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम ये स्टेप्स लेंगे, फिर हम नहीं लेते। They have no trust in our governments. They have no trust in the state to function intelligently. So they have come to the conclusion that ये हमें खुद ही स्टेट को चलाना पड़ेगा। That is why they impose their man on the state bank, and they have their own finance ministers. Well, we can of course blame the IMF for having do this, but look at it from the IMF perspective. वो पैसे देते, they want their money to be secure. All banks will want their money to be secure. IMF is just a bank. They don't trust us. They don't trust that they know we are lying. When we sign an agreement to do something, उनको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं. We are compulsive liars. एलीट्स, हमारे जो ये एलीट्स है ना, कुछ हो सकता है ये एलीट रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है ये किसी तरीके से खत्म हो सकता है इधर? जी, आवाम को सड़क पे आना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि ये रियासत अपना पूरा कैरेक्टर चेंज करे। सिर्फ पॉलिसी चेंज करने की बात नहीं है।
People have to come on the streets. आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया, व्हाट्स योर टेक ऑन स्टेट बैंक ऑटोनॉमी? इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं इट्स अ गुड थिंग, लेफ्ट आर्ग्यू करता है इट्स अ टेरिबल थिंग, आपने अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी आउटसोर्स कर दी है। व्हाट्स योर टेक ऑन स्टेट बैंक ऑटोनॉमी? It is terrible, it's certainly terrible. अब आप अंदाजा लगाएं कि जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें स्टेट बैंक डायरेक्टली गवर्नमेंट को लैंड नहीं कर सकता, दे कैन लैंड थ्रू बैंक्स, यानी स्टेट बैंक प्राइवेट बैंक्स को लैंड करेगा और गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक से लेगा। आपने एक इंटरमीडियरी क्रिएट कर दिया है और वो इंटरमीडियरी अपना प्रॉफिट कमाता है। सो IMF ने एक्चुअली बैंक्स के लिए बिजनेस क्रिएट किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज पेइंग फॉर दैट। ये तो जाहिर है इसको अपोज करना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि IMF ने ये इसलिए किया, देखिए IMF ने इसलिए किया कि वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन साथ उनके भी तो फेवरेट्स बैठे हुए हैं ना, कंपनीज एंड एंटरप्राइजेज जो वेस्ट के फेवरेट्स है। उन्होंने कहा अच्छा पाकिस्तान को हम स्क्वीज कर ही रहे हैं तो ज़रा अपने दोस्त यारों को भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचा दे, और उनके दोस्त यार सारे बैंक्स हैं। हमारे हमारे भी थोड़े मीर जाफर है ना उसमें इन्वॉल्व। एहसन इकबाल बोल रहे थे कि तो उन्होंने सारे ही मीर जाफर है जितने पिछले 40 years, I keep repeating 40 years because that is when Pakistan decline started. और वो सारे मीर जाफर थे जो गैर मुल्की इदारों और गैर मुल्की इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के मफादात को बेचे हैं इन्होंने। एहसन इकबाल इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया कि आप एटलीस्ट 2 ईयर का कूलिंग डाउन पीरियड दे दें कि आप स्टेट बैंक छोड़ के फॉरन IMF नहीं ज्वाइन कर सकते। उन्होंने वो भी स्ट्रक डाउन करवा दिया। तो एसेंशियली इफ यू आर द हेड ऑफ द स्टेट बैंक यू कैन रिजाइन एंड जॉइन IMF द नेक्स्ट डे। सो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मतलब इतनी ऑटोनॉमी देना एक इंडिविजुअल को, इट्स But this amendment was neither here nor there. Basically तो इनको जो उस वक्त अपोजिशन पार्टीज थी उनको सड़क पे आके डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर वो हुकूमत में होते उन्होंने भी यही करना था, क्योंकि अगर IMF से पैसे चाहिए तो उनके कंडीशंस मीट करने हैं, और IMF के पैसे हर हुकूमत को चाहिए, आज भी चाहिए। इससे पहले जो हुकूमतें थी उनको भी IMF से पैसे चाहिए थे। जब पैसे चाहिए तो कंडीशंस मीट करनी होगी, कंडीशंस पसंद आए ना पसंद आए आपको मीट करनी होगी, और विच इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। सर ना उम्मीदी ही हमारे फ्यूचर में, इफ वी कैन एंड ऑन अ होपफुल नोट, कोई उम्मीद है? कुछ लगता है आपको कि इन द शॉर्ट रन कुछ चीजें बेहतर होंगी? उम्मीद सिर्फ उसी वक्त आ सकती है जब अवाम अपने आप को असर्ट करे। मैं जब यूनिवर्सिटी में था 1970s में एज ए स्टूडेंट, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे अपनी राय देते थे। यहाँ तक कि वियतनाम में वॉर चल रही थी, वो भी हमारा इशू था, हम उस पर भी एतराज करते थे। और कराची में एक वो सिनेमा होता था रीगल सिनेमा, रीगल चौक पे सारे डिमॉन्स्ट्रेशन उस वक्त होते थे। अब नहीं होते, अब कराची बहुत बड़ा हो गया, फैल गया है, लेकिन 70s में रीगल चौक वॉज अ प्लेस जहाँ पर सारे डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे। हम हर हफ्ते रीगल चौक पे सारे स्टूडेंट्स पहुँचे होते थे किसी न किसी इशू पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए। हमारे पास जाहिर है स्टूडेंट्स पैसे वैसे नहीं होते थे, हम थोड़ा बहुत पैसे जमा करके वो बर्न्स रोड पे सारी वो टाइपिंग और उसकी इंडस्ट्री होती थी उस वक्त, अभी भी है, तो वहाँ पर पैम्फलेट बनवाते थे, छपवाते थे। जितने पैसे होते थे उतने पैम्फलेट छपवाते थे, 100 200 250, फिर वो रीगल पे बांटते थे। लेकिन अब तो जो हमारी यूथ है ख़ास तौर पे, उनके पास एक बहुत बड़ा है फोरम है। With a click of a mouse, they can reach 1 million people. Let everyone get on their laptops or computers and protest at what is happening today. Demand a 1 trillion rupee reduction in non-development expenditure. Demand a $10 billion reduction in imports. ये दो डिमांड्स रखे और collect signatures. On top of that, come on the streets. ये सोशल मीडिया
in a state like Pakistan, जहाँ सुनवाई नहीं है, स्टोन वॉलिंग बहुत ज़्यादा है, this alone will not work. You have to come on the streets. Everyone should come on the streets and protest. Not come on the streets for this party or that party. Not come on the streets for this leader or that leader. Come on the streets for basic economic reform. और जो बुनियादी स्टेप है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी है और इंपोर्ट्स में कमी है. ये दो डिमांड करें, सड़क पे आए. और ज़रूरी नहीं है कि 1000, 12, 15,000 लोग आए तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट होगा. But even if 5 people are standing on a street corner with a placard, everywhere, all cities, stand outside supermarkets protesting against imported goods, all this will have an impact. Pakistan is a resource-rich country. Pakistan is not a poor country. मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये कह रहा हूँ कि 3 साल में हम क्राइसिस मोड से निकल सकते हैं. And in 10 years, we can be an economy that can stand on its own feet and then start to progress. इंशाल्लाह वो दिन हम देखेंगे. पेट लवर जो हैं वो तो आपसे नफरत कर रहे होंगे ये सुनकर. आपने उनके बिल्लियों का खाना बंद करवा दिया है. थोड़े सवाल भी आए थे कि क्यों आप इतने उनके बच्चे जो हैं बिल्लियां और कुत्ते उनके खानों के खिलाफ हैं. मुझे परेशानी उन 2/3 बच्चों की है पाकिस्तान में जो malnourished है. Hopefully something good will happen if we are to end it on a light-hearted note. मुझे किसी ने कहा था कि आपने कोई पॉडकास्ट की थी जो बैन हो गई थी. ऐसा आपने क्या कहा था आपके खिलाफ? मैंने सुना कैंपेन भी चली थी मुजम्मिल असलम जैसे लोगों ने. यूथ का आपने जिक्र किया, कौम यूथ जो है उन्होंने आपको बड़ा सराहाया. क्या आपने ऐसी बात की थी? और आज आपके पास फोरम है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं. इंशाल्लाह हम बैन नहीं होंगे. यू हैव द फ्लोर. बैन पॉडकास्ट तो कोई मेरी चीज बैन ऐसे नहीं हुई थी, लेकिन जाहिर है 2 लोगों ने मेरी बातों पे टेलीविज़न पे बातें की थी और मुझे एंटी स्टेट, एंटी नेशनल पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी मेरी बातों की वजह से. लेकिन अगर जो मैं बातें करता हूँ, जो मैंने आज की है, अगर किसी के ख्याल में ये एंटी नेशनल है तो सो बी इट. मैं तो यही कहूँगा, इसलिए कि I have to be more pro-people than pro-national, because it is people who make up a country. It came out to me ultra national, too national in some places. पता नहीं लोग किस तरह सुनते हैं, क्या कहते हैं. किसी ने ये भी पूछा था why does he think इशरत हुसैन is evil? आपके कोई इख्तलाफात हैं उनसे? एक पर्सनल लेवल पे नहीं है. पर्सनल लेवल पे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. मैं जब बॉस्टन में पढ़ता था तो हम सब सिंगल थे. he was there, अपनी PhD फाइनलाइज कर रहे थे वो. he was the only married student. और हम सारे स्टूडेंट्स को वो बुलाते थे. हमने उनका घर में खाना खाया है. his wife is a super fine person, so and he's himself a very fine gentleman. कोई मसला नहीं है. लेकिन उनकी जो स्टेट बैंक गवर्नर पॉलिसीज थी, जिसने बेसिकली फॉरेन बैंक्स के लिए दरवाजे खोले पाकिस्तान में आने के और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने पे, जिसकी कीमत पाकिस्तान की मईशत ने दी, तो मैं उसके खिलाफ. मैं डॉक्टर इशरत हुसैन की पर्सनली इज़्ज़त करता हूँ, उनकी फैमिली को इज़्ज़त करता हूँ. ऑलवेज वेरी फॉन्डली रिमेंबर कि वो हमें हमेशा घर पे बुलाते थे खाना खिलाने के लिए. ज़ाहिर है स्टूडेंट्स हम थे, कोई खाने वाने का सिलसिला तो अच्छा होता नहीं था, गुजारा होता था. तो अगर एक होम कुक पूरा मील हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात होती थी. और आई वांट टू थैंक इशरत हुसैन एंड हिज वाइफ एंड फैमिली फॉर होस्टिंग अस फॉर 2 years in Boston, जितना समय था वहाँ. एक घर का खाना मिल जाए एक स्टूडेंट को, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती. और फिर बॉस्टन में अगर पाकिस्तानी घर का खाना मिल जाए तो आप तो जिंदगी वफ कर दें ऐसे इंसान के ऊपर. मेरा इख्तिलाफ प्योरली पॉलिसी लेवल पे है एंड आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम. और अदरवाइज देखें, जब वो स्टेट बैंक में आए तो उन्होंने स्टेट बैंक को बहुत इंस्टीट्यूशनली बिल्टअप किया, बहुत अच्छा बिल्टअप किया.
सो उनकी उनकी कुछ कंट्रीब्यूशंस भी है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से उनका काम है, वो मुझे अफसोस है कि उन्होंने ये किया। It's one can have disagreements. Current political climate में गुड और इविल के अलावा कोई दुनिया को देखा जा नहीं सकता. सोशल मीडिया की आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे तो डर ही लगता है जो हाल हो चुका है. पीपल रिड्यूस इंडिविजुअल्स टू जस्ट वन ओपिनियन और वन ट्वीट. अभी आपके भी इतने सवाल थे वेयर पीपल when they listen to you they will realize you actually agree with them, but they were attacking you कि नहीं, he says this. And when I listen to you, no, I'm like, जो आप सवाल में जिस बात पे उनको अटैक कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं. अगर आप सुन सकें, आई थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या मसले हैं और क्यों नहीं ठीक हो रहे. अगर लोग समझ लें और सुन लें तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए. बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे सीखकर. एंड थैंक यू टू योर लिसनर्स, जो आपके हैं ऑडियंस जो है, उनका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू. फॉर लिसनिंग. टेक केयर. खुदा हाफिज.